आज हमारा है 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि को हम बोलते हैं मकर राशि। ये पृथ्वी तत्व राशि है, साथ ही स्वभाव इसका चर है, यानी बदलने वाला। पृथ्वी तत्व और चर। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जिनको वास्तु का नॉलेज होगा, एडवांस वास्तु जिन्होंने किया है, मुझे लग रहा है इसमें निशांत जी ने, संजय जी ने और पांडुरंग जी भी, शायद सुमन जी को कहीं नॉलेज ना हो, बाकी लगभग सभी लोग वास्तु से परिचित हैं, जो एडवांस वास्तु का कॉन्सेप्ट है। यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी तत्व होता है वो स्टेबिलिटी को बताता है, यानी स्थिरता को बताता है। उस यानी स्टेबल है, स्थिर है। इस राशि में दोनों गुण मिलेंगे, यानी ये तत्व इसका पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। लेकिन नेचर की बात की जाए तो ये चर है, यानी मूवेबल, चलने वाला, परिवर्तनशील। तो अब यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि स्थिर भी हो और परिवर्तनशील भी हो, ऐसा कैसे? तो इसी को हमें एस्ट्रोलॉजिकली जो समझना है, काम आपका जो भी कर रहे हैं, काम को नहीं बदलना है, काम को प्रोग्रेसिव रखना है। जैसे आपने एक काम चूज किया, मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, तो कपड़े का ही करेंगे। तो ये क्या हो गया? स्टेबिलिटी, पृथ्वी तत्व। अब काम में प्रोग्रेस, आज एक दुकान हुआ, छोटा सा है, कल बड़ा दुकान होगा, मॉल के शेप में आएगा। आज 10 स्टाफ हैं, कल 50 होंगे। तो प्रोग्रेस हो रहा है, तो नेचर उसका जो परिवर्तनशील है वो बदल रहा है, यानी जो दोनों एक्टिविटी है वह दोनों एक्टिव हो गई। समझ में आया एग्जाम्पल से या नहीं आया? जैसा है बताइए। यस सर। संजय जी, सुमन जी, आप लोगों को समझ में आया है? यस सर। जी ये सर। यानी ये पृथ्वी तत्व है और चर राशि है, तो दोनों का गुण मिलेगा। और जो दोनों इसका नेचर है, इन दोनों के तरह ही आपको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे एक्टिवेशन से सेंस है, वो आगे प्रिडिक्टिव पार्ट में मैं बताऊंगा ही। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका व्यवसाय भाव, यानी व्यवसाय का जो 7वां है, कर्म का 10वां है। मान लीजिए किसी भी प्रकार से वह 7वें से कनेक्ट, ये मकर राशि से कनेक्टेड हुआ। अब यहाँ पे आपको इसका लाभ लेना है, तो हम क्लाइंट को वैसे ही काम को बताएंगे जो काम स्थिर हो, यानी स्टेबिलिटी हो काम में, साथ ही साथ उसमें प्रोग्रेस मिले, यानी उसी काम को वह एक्सपेंड करे, तो उसे बेनिफिट मिलेगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके कोई क्लाइंट है, वो आपके पास आए, उनका एक बिजनेस चल रहा है और उनके पास पैसा है, वह कोई दूसरा बिजनेस करने की सोच रहे हैं। तो आपने देखा कि ये मकर राशि निर्णायक भूमिका में है। वो कैसे है वो हम बाद में बताएंगे, शुरू से आपको बता रहे हैं, इसलिए उस प्रेडिक्टिव पार्ट पे मत जाइए, यहाँ सिर्फ नेचर को समझिए। यानी आपने देखा कि ये मकर राशि के अकॉर्डिंग आपको निर्णय देना है, तो आप उनको ये बताएंगे कि आप नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करें, जो आपका बिजनेस है उसी को और बढ़ाएं। यदि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, एक दुकान है तो 2 कर लीजिए। यदि आपकी दुकान में 25 लाख का माल है तो 50 कर लीजिए, यानी उसी को बढ़ाइए, वह आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। यहां तक समझे या कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? नहीं सर। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि है तो कर्मशील, कर्मवादी, यानी कर्म तो करना ही होगा। बिना कर्म के आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ
आपको बिना फल की आशा किए, यानी आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी आपने काम किया तो उसका रिजल्ट तुरंत मिले। क्या निशान जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं? सर चर राशि है तो उसमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि वो कपड़े की वैराइटीज अगर चेंज करते रहे अल्टरनेट क्या डेज करते पर। रहे? सॉरी, क्या करता रहे? आपका आवाज नहीं सुना मैंने, बोली। अगर चर राशि है और स्थिर प्लेनेट है, वो पृथ्वी तत्व है, तो उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अगर उनका कपड़े का व्यापार है तो उसमें वो वैराइटीज चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, तो वही तो, वो तो करना ही होगा ना। एक वो तो मूवमेंट बना ऐसे रहे। भी चर ना भी हो, तो आजकल हम्म, तो समय का डिमांड है। आप सिर्फ एक तरह का माल बेच के तो नहीं रह सकते। वो खासकर रेडीमेड यदि आपका है या कोई भी है, हमेशा हम्म, नए नए डिजाइन आते हैं। वो तो समय का ही डिमांड है, वो तो करना ही होगा। हम्म, सिर्फ एक वैरायटी आप लेके बैठ जाएंगे तो निकलना ही नहीं है। हमें जब यहाँ पे ये समझना है किसी भी मामले में, जब हम्म, क्लाइंट आपके पास आए हैं और उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हम्म, अकॉर्डिंग आपको उनको सजेशन देना है, सजेस्ट करना है। ओके ओके, सिंपल बात है। ठीक सर, पहले ठीक। के समय में गांवों में, खासकर छोटी जगहों पे, बिना आयोडीन वाली नमक बिकती थी। हम्म, समय चेंजेस हुआ, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो की नमक है। जो भी ब्रांड्स आते हैं सभी लोग, छोटे जगह के भी लोग खरीदते हैं। तो वो दुकानदार के लिए वो तो डिमांड ही है ना, उसको तो रखना ही होगा। हम्म, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अलग चला गया। चलिए अब हम फिर इस पे अपने बैक टू पॉइंट इस पे आते हैं। शनि ग्रह इसका स्वामी है, तो आपको कर्म करना है बिना फल की चिंता किए, यानी लगातार आपको काम करते जाना है। साथ ही साथ ये जातक दूसरों के लिए अपनी खुशियों को न्यौछावर कर देता है, यानी अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखता। दूसरा में आप इसे परिवार भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ उसके पास के जो नियर एंड डियर हैं वो भी हो सकते हैं, यानी इससे कनेक्टेड जो लोग हैं उनकी खुशी को यह चाहता है। साथ ही साथ ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब है कि ये लोग स्वप्न में नहीं जीते, जो है वही है, जो स्थिति है वो है। स्वप्न में जीने का मतलब, प्रेजेंट में आपके पास बाइक है, साइकिल है, और आप हमेशा यही सोच रहे हैं, अरे मेरे पास एक कार होता, मेरे पास एक बंगलो होता। होता को छोड़ दीजिए, है क्या और कैसे इसे कर सकते हैं प्रेजेंट में, क्या आपके पास साधन है, ये लोग उस पे फोकस करते हैं। इनका जो सोच होता है, या इसको कहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये भी इनका कमाल का होता है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे जो काम हुआ जिसको ये कर सकते हैं, तो उसमें ये जनरली दूसरों पर भरोसा नहीं करते। जैसे इसको समझिए, यदि आपका ये राशि है, आप खुद 10 आदमी को हैंडल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, तो आप बजाय किसी स्टाफ को रखने के, आप यह सोचेंगे कि अरे ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं खुद ही करूंगा। क्या पता स्टाफ किस तरह से इस काम को हैंडल करे या ना करे। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना काम दूसरों पे टाल देते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये लोग अपना काम दूसरों पे नहीं टालते हैं, ये काम लगातार करते हैं। लेकिन चूंकि शनि इसका स्वामी है, तो काम धीरे करते हैं। जैसे स्पीडली काम इनका नहीं बढ़ पाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहावत होती है। ये काम शांति से और सोच समझ कर करते हैं, जिससे इनको बहुत से लोग आलसी भी समझते हैं कि आलस है, धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका अपना पूरी तरह से खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो के फिर काम करना होता है, इसलिए ये थोड़े धीरे करते हैं। ये जो बातचीत भी करेंगे या किसी से कोई डीलिंग भी करेंगे, तो एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, धीमी आवाज में बोलते हुए, प्रत्येक शब्द को लगेगा जैसे कुछ समझ रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे करते हुए बोलेंगे और कहेंगे। साथ ही साथ
जो इनका बात होगा वो सामान्य बुद्धि वाले लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सीधे शब्दों में कह देना, जैसे यदि ये आपकी राशि है, आपसे कोई पैसा मांगने आया, तो एक आदमी होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा कि अरे मेरे पास पैसा नहीं। सपोज कीजिए आपका मेष राशि है, आपने बोल दिया, जैसे आपकी राशि है, मैं आपसे मांगा, आपका मेष राशि है, तो आप बोल देंगे नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तुरंत काम खत्म। लेकिन ये राशि है यदि आपकी, यानी मकर, और मैंने मांगा, तो आप कैसे कहेंगे मेरे पास पैसे थे, अभी कल तक था, मेरा एक दोस्त आ गया, उसने मुझे बहुत बार हेल्प किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसकी मदद करना, मैंने उसको दे दिया। अब देखिए वो बोला है कल देने के लिए, कब देता है? यानी ना हम आप हाँ कह रहे हैं और ना ही ना कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप घुमा रहे हैं वैसे मुझे समझ लेना है कि आप ना ही कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेचर को पकड़ना है जातक के। आ रहा है सर। तो इस तरह से घुमा फिराकर बातें कहते हुए निकल जाएंगे, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। बोलिए निशान जी। सर इसमें ये जो आपने राशि के बारे में बताया है, तो ये लग्न में ये राशि होंगी तब ये प्रेडिक्ट करेंगे कि उसकी अगर जन्म राशि अगर ये होगी तो ये बातें होंगी उस पर? वैसे जब हम प्रिडिक्शन लेवल में चलेंगे तो हम इस राशि का जो नेचर पढ़ रहे हैं ना, वो सब में हम यूज करेंगे। अच्छा, चाहे वो वो लग्न में हो प्रत्येक चाहे भावों के लिए करेंगे। कहाँ भाव के आधार पे कैसे यूज होगा वो हमें प्रिडिक्शन में मिलेगा, ओके ओके ठीक है। लेकिन ठीक। जहां तक नेचर की बात है, तो हम्म चंद्र राशि का भी 40% इफेक्ट आता है और लग्न राशि का 60% इफेक्ट आता है। ओके लेकिन हम लग्न राशि के साथ साथ लग्न का जो स्वामी किस राशि में है और लग्न का सबलॉर्ड किस राशि में है, हम्म उसके अकॉर्डिंग भी हम करेंगे। अभी ये जब 12 राशि खत्म हो जा रही है, तो आप ही जी। लोगों में से किसी का भी चार्ट लेके और उस पे एनालिसिस किया जाएगा, तुरंत पता चलेगा कितना मैच हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके सर ओके। चलिए, तो यहाँ तक में कोई समस्या है तो बताइए, कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं सर। चलिए, शरीर के अंग की बात की जाए तो इसमें शरीर के अंग में हड्डी का भी कारक शनि ग्रह होते हैं, हड्डी के कारक सूर्य भी होते हैं और शनि भी होते हैं। साथ ही साथ ये जो राशि है 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि घुटने को बताता है और घुटना भी हड्डी ही है। इस कारक हम हड्डी के लिए इसे भी मानते हैं। कोई बीमारी लंबे समय तक रह गई, हड्डी से रिलेटेड बीमारी खासकर लंबे समय तक रहती है, तो इसलिए हम शनि को भी इसका कारक मानते हैं। तो ये शरीर के अंग होंगे, और कोई भी वैसी बीमारी जो लंबे समय तक जाए तो उसका कारक शनि ही होता है, शनि ग्रह होता है। कोई बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आए तो उसका कारक राहु होता है। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। तो हम अगली राशि की तरफ बढ़ें। अगला राशि कौन सा है? कुंभ। कुंभ राशि। इस कुंभ का स्वामी भी शनि है। यह 11वां राशि है, 11 नंबर। ये वायु तत्व है और इसका स्वभाव स्थिर है। अब वायु तत्व कनेक्टिविटी जोड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बनाएगा, लेकिन स्वभाव इसका स्थिर है, स्थिरता वाला काम है। नहीं, इसको कैसे समझेंगे? प्रोफेशन में जब आप आएंगे तो मिलेगा, एयरफोर्स से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं, वो एयरफोर्स में जब हम प्रोफेशन पढ़ेंगे तो इसका भी रोल आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो पायलट होते हैं
या हवाई जहाज से संबंधित जो काम होता है, तो उसमें भी कुंभ राशि का रोल आपको मिलेगा। साथ ही साथ हवा से संबंधित, हवा देने वाला कृत्रिम, जैसे मान लीजिए फैन है, कूलर है, एग्जॉस्ट फैन है। शनि ग्रह ठंडा का भी कारक होता है, ठंडा है स्वभाव, इसका नेचर से ठंडा होता है। जो कूलर होता है, एसी होता है, चूंकि वह महंगा है, ब्रांड है, इसलिए हम उसे शुक्र के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन वह ब्रांड नहीं है मैम, यानी ब्रांड को हमें कंसीडर नहीं करना, वह महंगा है इस बात को कंसीडर नहीं करना, तो नेचर वाइज वो शनि है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शुक्र की जब हम बात करेंगे तो दुनिया की सभी वस्तु जो ब्रांड है वो सब शुक्र है। मॉल में जितना भी वस्तु मिलता है सब शुक्र है। सोने को हम बोलते हैं ना गुरु इसका कारक ग्रह है, लेकिन जितने भी ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी हैं सभी महंगे हैं, सब में पैसा लगता है, तो इसलिए सबका कारक शुक्र हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ जी गया। सर। शुक्र में दुनिया की कोई भी वस्तु आ जाएगी, जो ब्रांड है, जो पैकेट में मिलता है, वो सब शुक्र होगा। जैसे आम है, फल है ना आम, उसको हम सूर्य से जोड़ते हैं। हरा है तो बुध से भी जोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आम चला जाएगा मॉल में बिकने के लिए, तो बाहर का 40 रुपए का आम मॉल में 80 रुपए 100 रुपए हो जाएगा, उसको पैक कर देंगे पैकिंग में, तो क्या होगा, वो भी शुक्र हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हवा देने वाले, यानी एग्जॉस्ट फैन है या फैन है, टेबल फैन है, एयर कंडीशनर है, ये सब काम कुंभ राशि के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि इसकी राशि वायु तत्व है। जो जासूस होते हैं, घूम के करने वाले काम होते हैं, कनेक्टिविटी का जिनका काम होता है, एमआर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तभी ना उनका काम होगा, वो सब इस कुंभ राशि में ही आएंगे। इनमें चूंकि वायु तत्व है, तो इनमें कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन भी काफी पाई जाती है, कल्पनाशील होते हैं, नए नए आइडियाज इनको आते हैं। क्योंकि जो आदमी जितना ज्यादा इमेजिन करेगा उतने ज्यादा उसको आइडियाज आएंगे। साथ ही साथ इनके जो आइडियाज होंगे, चूंकि इनका स्वभाव स्थिर है, तो वह रिजल्ट में बदलेगा। स्वभाव स्थिर है, तत्व वायु तत्व है, यानी ये उस काम को, जो इनके आइडियाज होंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको करेंगे। इस बात को समझिएगा। जैसे तुला राशि है, ये वायु तत्व है और स्वभाव इसका चर है, तो वायु तत्व है तो कल्पनाशीलता तो मिलेगा, लेकिन स्वभाव चर राशि है, तो पता चला 10 प्लान बना और 10 ऐसे ही निकल गया, एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि तत्व भी वायु और स्वभाव भी चर। लेकिन यहाँ कुंभ की बात करेंगे तो तत्व वायु, तो कल्पनाशीलता तो रहेगा, लेकिन स्वभाव है स्थिर, तो वह उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ डिफरेंस समझ में आया? वायु तत्व और चर में, यानी तुला वायु तत्व और चर हो गया, और ये कुंभ ये वायु तत्व और स्थिर है, तो कल्पनाशीलता होते हुए भी जो आइडियाज आएंगे उस आइडिया को यह एग्जीक्यूट करेगा। बोलिए जी लोग सर। क्लियर? शर्माने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। संजय जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। पांडुरंग जी और विजय जी आप लोग बताइए। सर आ रहा है समझ में, कोई क्लियर है? दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए निशान जी आपका जी सर। जी सर। क्लियर है ना? यहाँ यहाँ पे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मिथुन राशि ये भी वायु तत्व है, तुला भी वायु तत्व है, तो जो मिथुन राशि की कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन होता है, चूंकि उसका स्वामी बुध है, तो बुध से संबंधित जैसे साहित्य है, गणित है,
कला है, मैनेजमेंट है, उससे संबंधित होगा। तुला की जो कल्पना शक्ति है, तुला का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र आज के समय में जितने भी बिजनेस है, ब्रांड है, वो शुक्र है। यानी जैसे वो डिजाइनर हुआ, सपोज कीजिए फैशन डिजाइनर हुआ, या हेयर ड्रेसर हुआ, हेयर स्टाइलिस्ट हुआ, तो वह उससे रिलेटेड उसकी कल्पनाशीलता होगी। लेकिन जो कुंभ राशि की हम बात करेंगे, तो ये अनुसंधान करने वाला, कुछ ना कुछ इन्वेंशन करने वाला और कुछ नया निकालने वाला होगा। क्योंकि इसका स्वामी शनि है और यह वायु तत्व के साथ स्वभाव इसका स्थिर है, तो यह असफल होने के बाद भी झुकेगा नहीं या हटेगा नहीं, यह उस काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। समझ में आया? जी सर, अब अच्छे से आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो राशि वाले होंगे, ये अपना बात स्पष्ट रूप से रखेंगे, साफ साफ रखेंगे। स्पष्ट रूप, वाणी, कम्युनिकेशन, वायु तत्व, और चूंकि स्थिर स्वभाव है इनका, तो एकदम दृढ़ता के साथ, परिवर्तनशील नहीं, हाँ और ना वाली बात नहीं, जो रखेंगे वो क्लियर कट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे। जो भी इनको बात, इनका सोच एकदम इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं कि फिर आपके सोच मिले तो फिर आपसे मोटिवेट होके वहीं बोलने लगे। जो इनका पक्ष है वो मजबूती के साथ रखेंगे, अपना विचार देंगे। कोई माने ना माने वो उससे नहीं मतलब है। जैसे मान लीजिए सपोज अभी हम लोग 6-7 लोग हैं जिनका कुंभ राशि है, होगा, किसी भी मुद्दे पर यदि विचार लिया जाएगा तो वो किसी का अनुसरण करते हुए नहीं कि हाँ आपने भी ऐसा कहा था, ऐसा हो सकता है, वो वाली बात इनमें नहीं होगी। जो फैक्ट इनको लग रहा है वो उस बात को खुलकर रखेंगे। इनको कुछ न कुछ ऐसी रहस्यमयी मिस्ट्री जो उलझी हुई हो वह इनको आकर्षित करती है, क्योंकि ये इन्वेंशन ही करना, इनको नया नया खोज इनको आकर्षित करता है, तो ये इसे करते हैं। और ज्यादातर इस राशि के जो जातक होते हैं कुछ न कुछ खोजने में, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मंगल और शनि दोनों की युति इंजीनियर बनाती है। शनि भी इंजीनियर बनाती है जब लोहे से संबंधित कार्य हो। वैसे जब उस फील्ड में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा लगभग सभी ग्रहों का रोल मिलेगा और सभी भावों का रोल भी आपको मिलेगा। जैसे आप आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, तो सिविल इंजीनियर है, उसका काम बिल्डिंग से है, बड़े बड़े बंगलोज को बनाएगा, तो मंगल शनि शुक्र तीनों आ जाएंगे। केमिकल इंजीनियर है, राहु आ जाएगा। तो वैसे अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम एक राशि पढ़ रहे हैं, शनि से रिलेटेड है, तो सिर्फ अभी इसी को हम समझ लेते हैं। जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ, साथ ही साथ लोहे से यदि संबंधित हुआ, तो यह इनके लिए अच्छे वर्क फील्ड में आएगा। शनि इसका स्वामी है, तो चमड़े से संबंधित कोई भी काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, वायु तत्व है तो हवाई अड्डा, पायलट, एयरफोर्स का जॉब, ये सब। साथ ही बिजली की जो भी यंत्र संयंत्र होते हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाले, ये सब, तो इससे रिलेटेड काम इनके लिए अच्छा होता है। फिर मैंने वो पंखा, एयर कंडीशनर, ये सब आपको बताया था, एग्जॉस्ट फैन, कूलर, ये भी काम इससे रिलेटेड भी इनके लिए अच्छा होता है। बीमारी की बात करें तो कान और पैर दोनों आएंगे। पैर में घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, कान इसलिए चूंकि सुनने की बात है, घुटने से नीचे का जो पैर का हिस्सा होता है वो भी इसमें आएगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि में कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ो सर, क्लियर है। क्लियर क्लियर है? सर। चलिए, अब है 12 नंबर राशि। 12 नंबर राशि क्या है? मीन राशि है। मीन, इसका स्वामी कौन सा ग्रह होता है? गुरु ग्रह होता है। ये जल तत्व राशि है और ये द्विस्वभाव है, जल भी है और द्विस्वभाव भी है। साथ ही साथ इसका स्वामी गुरु हुआ तो यह द्विस्वभाव ग्रह भी होगा। और यह काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में आएगा, 12वें स्थान पर आएगा।
तो इसको मोक्ष देने वाला भी राशि कहा गया है। यहाँ पे देखिएगा तो 2 मछलियां हैं, यहाँ चिन्ह बना हुआ है, तो ये गहरे पानी को बताती हैं, यानी एक तरह से समुद्र भी आप समझ लीजिए। उस तरह से जो पानी ज्यादा गहरा होगा, इसका यह बोध कराती है। जल तत्व के होने के कारण स्नेहशीलता, कोमलता यानी इमोशनल वाली एक्टिविटी इसमें ज्यादा होगी। इसका स्वामी गुरु है, जो ज्ञान का और विस्तार का कारक है। विस्तार यानी वृद्धि का, बढ़ने का कारक है। इसलिए कैंसर का कारक भी गुरु ग्रह ही है। कैंसर में कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से ही डिवीजन होता है, तो गुरु भी एक उसका कारक है। इस बात को नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा। शुगर का कारक भी गुरु ही होता है। साथ में चूंकि वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, ज्यादा आप स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते हैं, शरीर की एक्टिविटी कम कर देते हैं, सुख सुविधा की चाहत हो जाती है, इसलिए शुक्र से भी उसको देखा जाता है। किसी भी स्थिति में ज्यादा विस्तार हो रहा होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो उसका कारक गुरु होगा। जिसमें भी धैर्य होगा, क्योंकि यह ज्ञान का कारक है, तो जिसमें ज्ञान होगा उसके पास पेशेंस होगा। तो ये जो मीन राशि है जल तत्व की है। 2 मछलियां हैं, गहरे पानी को, समुद्र को, गहरी नदियां, गंगा नदी, नील नदी, ऐसे जो बड़ी नदियां हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। जातक में देखें तो जो ऐसा जातक जो ज्ञानी हो, सहनशील हो, महात्मा बुद्ध को देखिए, पूरी तरह से ज्ञान से ओतप्रोत, और सहनशीलता भी उसी प्रकार की, तो वह नेचर क्या होगा? मीन राशि का होगा। साथ ही साथ ऐसे जातक में सच्चाई होगा, ईमानदारी, क्षमाशीलता, दानवीरता, पराक्रम। अब दानवीरता इसलिए चूंकि ये जल तत्व भी है, और एकदम गहरी जल स्रोत को इससे हम बताते हैं, समुद्र को बताते हैं, गंगा नदी को बताते हैं। अब कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 लीटर उसमें से पानी निकाल ले तो क्या होने वाला है? कम थोड़ी होना। जितना निकलता है उससे ज्यादा उसमें आता है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, परोपकार, ये सब भावनाएं इनमें होती है। साथ ही साथ ये सामाजिक से ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक गुण उनमें होता है, स्पिरिचुअल माइंडेड। हमेशा ये समझदारी से काम लेंगे, और समाज में जहां रहेंगे, चूंकि जल तत्व है तो जल के तरह घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। सुख और दुख इनके तरह एक समान रूप जैसा है, चूंकि जल है, चलता जा रहा है ना। कहीं कुछ भी मिले, जो भी परिस्थिति मिले, वो सब तो बीतते ही चली जाएगी। राशि भी जल तत्व है और स्वभाव भी द्वि स्वभाव है, तो इस स्थिति में कुछ भी अटल रूप से, अस्थायी रूप से इन पे इंप्रेशन नहीं डाल पाता है। साथ ही साथ चूंकि ये जल तत्व है, भावनात्मक होते हैं, तो ये कई बार लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और धोखा भी खाते हैं। आजकल के समय में शरीर के हिस्सों की बात की जाए तो पैर का जो तलवा होता है, साथ ही साथ पुरुषों की दाहिनी और स्त्रियों की बाईं आंख, ये दोनों इसमें आएगा। और जलीय बीमारी, जल से संबंधित, जैसे मान लीजिए जलीय बीमारी में क्या हो जाएगा, कुछ भी सूजन वगैरह आ गया, पैर वैर फूल जाता है ना। जैसे कभी हम लगातार मान लीजिए गाड़ी से सफर करें, 5 घंटे, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बैठे रहे, तो देखिएगा उंगलियां और नीचे का जो तलवा है वो पैर वो फूल जाता है, सूजन आ जाता है। या कुछ चर्बी बढ़ा, विस्तार हुआ, जो भी साइज है, तो साइज एक्सपेंशन हुआ उसमें, उसका कारक गुरु है, यानी मीन राशि है। वो सब हम इसी से देखेंगे। कुछ पूछना है तो बताइए। ये बर्थ डिटेल्स आप लोगों को पूरा दिख रहा है, और आप ही लोगों में है आपके सहपाठी संजय जी, इन्हीं की कुंडली है। संजय जी, आपको यहाँ नेचर में बताऊंगा राशि के अकॉर्डिंग। यहाँ हम भाव पे नहीं जाएंगे। भाव से मतलब जैसे भाव
वह किन किन भावों से कनेक्टेड है उस पे हम नहीं जाएंगे। जैसे प्रेडिक्शन बदलता है, जैसे आपके मान लीजिए लग्न का सबलॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर जिस भाव का रिजल्ट देता होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपके स्वभाव होंगे, उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ हमने राशियों को पढ़ा है, तो बराबर। इसलिए हम सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शन आ रहा है उसी पर बात करेंगे और उसी के अनुसार आपको अपना विचार यस या नो जैसे जितना मैच हो आपको बताना है। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। अब सबसे पहले हम लग्न की बात करें तो आपका लग्न 6 नंबर यानी कन्या है। ये पृथ्वी तत्व है और स्वभाव इसका द्विस्वभाव है। यानी द्विस्वभाव का मतलब हुआ इसमें स्थिर का भी लक्षण मिलेगा और चर यानी बदलने वाला भी लक्षण मिलेगा। तो इसका आप पे क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही इसका स्वामी बुध है, तो बुध भी वही है, द्विस्वभाव वाला प्लेनेट है, ड्यूअल नेचर वाला। और चूंकि इसका तत्व स्थिर है तो आप स्टेबिलिटी के साथ में, यानी आप चाहते हैं कि जहां है या जो भी कंडीशन है वो स्टेबल रहे, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ परिवर्तन हो, कुछ नया सोचते हैं, कुछ इमेजिनेशन आपकी चलती है, कुछ सीखना हो या काम का हो, उस बारे में आपका इमेजिनेशन होता रहता है। ये हुआ लग्न का, यानी एक राशि का। अभी हम देखेंगे कि ये लग्न का जो स्वामी है वो किस राशि में। तो लग्न का स्वामी है 12 नंबर राशि में, यानी जल तत्व में। तो इसका भी इफेक्ट आप पे आएगा, यानी आप में इमोशन की भावना भी आएगी, क्योंकि 12 नंबर जल तत्व है ना, यस सर। और ये भी द्विस्वभाव है। तो ये भी 6 नंबर भी द्विस्वभाव और ये भी द्विस्वभाव। तो इस स्थिति में ये तो एकदम निश्चित ही हो गई कि आप में दोनों ही स्थितियां आती रहेंगी। एक तरह से कह लीजिए अनिर्णय की स्थिति, ये काम करूं या ना करूं, करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये दोनों स्थितियां आएंगी। क्योंकि आपका लग्न का राशि भी है वहीं, और जो लग्न का स्वामी है ये भी उसी द्विस्वभाव में ही चला गया है। लग्न के सबलॉर्ड जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी द्विस्वभाव प्लेनेट है और ये 9 नंबर राशि में चला गया। 9 नंबर राशि धनु राशि है, इसका तत्व अग्नि है और इसका स्वभाव भी द्विस्वभाव है। यानी अब ये तीनों द्विस्वभाव मिल गए तो ये पूरी तरह से आपके पर्सनालिटी पे हावी रहेगा कि मैं करूं या ना करूं। लेकिन लग्न का सबलॉर्ड अग्नि तत्व में है तो लास्ट मोमेंट पे आप एक्शन को भी कर देते हैं, क्योंकि एक्शन क्या है, फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। यहां तक जो बताया संजय जी, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? एकदम सही है सर, बिल्कुल मैच हो रहा है। आप लोग बताइए, समझ में आया जैसे मैंने इसमें से देखा है वैसे? जी सर। सबसे सर पहले क्या जुपिटर कैसे लिए? लग्न का सब लॉर्ड है इसलिए। हाँ, चूंकि हम लग्न का जब बात कर रहे हैं तो आगे तो मैंने वैदिक के हिसाब से देख लिया कि इनकी लग्न की राशि जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे क्या है, इसका जी। तत्व कौन सा है और स्वभाव कौन सा है। फिर जो लग्न का स्वामी है वह किस राशि में है, तो फिर जी। उसके आधार पे भी हमने इनको बता दिया। अब हम केपी कर रहे हैं तो हम किसी भी भाव का रिजल्ट उसके सबलॉर्ड से देखते हैं ना। जी। तो पहले भाव का सबलॉर्ड जुपिटर है, अब यह किस राशि में है। राशि का मतलब इन्वायरमेंट समझिए, जो इन्वायरमेंट है, आप अभी ठंडे जगह पर जाएंगे तो उस इन्वायरमेंट का असर होगा, गर्म जगह पे जाएंगे तो उसका आप पे इफेक्ट होगा। तो वैसे ही जो राशियां हैं उनका इन्वायरमेंट है,
और ये तीनों राशियां इनके लग्न से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इन पर ये इफेक्ट आना ही आना है। ठीक है, सही है कोई सर। कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं सर ठीक है। अब हम चंद्र का भी, हमने आपको बताया था कि चंद्र राशि का भी इफेक्ट मिलता है। तो चंद्र इनका 11 नंबर राशि में है। 11 नंबर यानी कुंभ, वायु तत्व और स्थिर। तो वायु तत्व है तो क्या देगा? कनेक्टिविटी, लोगों से मिलना जुलना, कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनेगा। संजय जी ऐसा होता है? हाँ सर बराबर। तो इसका भी इफेक्ट होगा और जो ये होगा इसका भी होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर हम आप में से किसी और का भी कुंडली ले लेते हैं, उस पर भी समझाते हैं। यहां तक में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। अरे बोलिए, कुछ पूछना है? सर अब ये सब लोगों को डिटेल्स दिख रहा है ना, कुंडली दिख रही है? हाँ सर। चलिए, अब इनका भी हमें देखना है। तो इनका राशि देखिए वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि जल तत्व होता है, इसका स्वभाव स्थिर होता है। जल तत्व, स्थिर स्वभाव। इसका स्वामी मंगल होता है। मंगल अग्नि तत्व का है। जल और अग्नि डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी विनाशकारी कहिए, विध्वंसक कहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस जातक का जो मूड होगा वो एक मूड स्विंग का आप ऐसे समझिए, तुरंत कुछ और सोचेगा, अगले पल कुछ और सोचेगा। जो सोचेगा उसके ठीक उलट रिएक्ट भी कर सकता है। और साथ ही साथ ये काल पुरुष की कुंडली में 8वें नंबर को बताता है। 8वां उत्सर्जन तंत्र को बताता है, यानी हमारे शरीर की जो डिस्पोजल की एक्टिविटी है उसको बताता है। जल में भी ये गंदे जल को बताता है। जैसे हमने जल तत्व पढ़ा था, 4 नंबर कर्क राशि ये भी जल तत्व है, 8 नंबर भी जल है और 12 भी जल है। 4 नंबर जल, पीने वाला पानी, साफ पानी, इसका स्वामी चंद्र। 8 नंबर डिस्पोजल, गंदा पानी, शरीर की एक्टिविटी या घर से जो नाली निकलती है वो। और साथ ही साथ ये 12 नंबर जो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा, ये क्या था? गहरा जल, गहरा यानी समुद्र का, गहरी नदियों का, उसका। तो यहाँ पे जब हम आते हैं यानी वृश्चिक में, तो इस स्थिति में इसके स्वभाव को हम कैसे समझेंगे, यानी इस जातक का। तो यहाँ चूंकि जल तत्व है, इसका स्वामी मंगल अग्नि तत्व का है, तो यह मूड में स्विंग देगा। तुरंत ही कुछ सोचना, फिर बदल जाना, फिर दूसरे तरह से रिएक्ट करना। साथ ही साथ यह जातक तुरंत गुस्सा होने वाला और अकेलापन पसंद करने वाला होगा, अकेले में रहना। अब यहाँ पे इस बात को ऐसे कनेक्ट मत कीजिए, चूंकि इनका उम्र 1972 का है, तो लगभग 48 ईयर्स हो चुका होगा। तो कुछ बातें क्या होता है, समय के साथ आदमी एडजस्ट कर लेता है, तो उसको इसमें नहीं देखना है। एक नेचर देखेंगे, बाय नेचर, तो उससे हमें समझना है। अब हम देखेंगे कि इसका स्वामी मंगल कहाँ है। तो मंगल देखेंगे तो ये 6 नंबर राशि में है, यानी बुध की राशि में है। और ये राशि भी द्विस्वभाव राशि ही आती है, और इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। तो ये जल तत्व और यहाँ पृथ्वी तत्व, तो ये क्या देगा? थोड़ा सा स्टेबिलिटी देगा। लेकिन राशि का नेचर द्विस्वभाव है, तो आगे और पीछे यानी मूड स्विंग वाली स्थिति बनी रहेगी। कभी हाँ ना, या जो से सोचना उसके अपोजिट भी रिएक्ट कर देना। लग्न के सबलॉर्ड को देखेंगे, ये शुक्र है। शुक्र किसमें है? अग्नि तत्व में और स्थिर राशि में है। तो अग्नि तत्व आ गया,
तो जल के अपोजिट। तो इस स्थिति में क्या देगा, गुस्से वाली स्थिति मौजूद रहेगी, फायर यानी गुस्सा देगा। लेकिन चूंकि इसका भी नेचर स्थिर है तो स्टेबिलिटी रहेगी। यानी अब तीनों को मिला के हमें निचोड़ निकाल लें। राशि जल तत्व, इसका स्वामी यानी ये कन्या पृथ्वी तत्व, और इसका सबलॉर्ड अग्नि तत्व। तो ये तीनों का कॉम्बो मिल गया, कॉम्बो मिला। लेकिन अग्नि और जल ये दुश्मन है, तो इस दुश्मनी का प्रभाव आपको नेचर पे मिलेगा। तो मूड स्विंग वाली स्थिति रहेगी, गुस्सा आएगा। इसका स्वामी मंगल खुद अग्नि तत्व है, तो वह गुस्से वाली स्थिति रहेगी। लेकिन चूंकि नेचर इसका जो सिंह राशि का है वो स्थिर का है, स्टेबिलिटी का है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे लाइफ का स्टेज बढ़ता जाएगा तो स्वभाव में स्टेबिलिटी भी आती जाएगी। आप लोगों को समझ में आया है पहले, क्योंकि इसमें तीनों ही डिफरेंट हो जा रहा है, तो तीनों का एक निचोड़ निकालना पड़ेगा। पहले आप लोग बताइए, समझाते हैं, फिर सुमन जी से पूछेंगे। सर क्लियर हुआ है थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे नहीं हुआ है वो बताइए। नहीं सर, के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तब कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना कि जहाँ प्रॉब्लम हुई हो। आप संजय जी नहीं आप नहीं, बताइए, विजय जी आप ऐसा कुछ बताइए। नहीं है। ठीक है, सर वही है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, लेकिन ये फिर से एक बार तीनों देखेंगे। डिफरेंट है ना, इसलिए। हाँ इसीलिए इसीलिए सर। सर कौन सा जल है अग्नि है? आपको तो देखना है नहीं वीडियो। आपको शुरू जब इतनी दिन से पढ़ाई हो रही है, 8 नंबर जल है, नहीं वो तो सर सुन लिया सब। हाँ तो जल, ये तो जल है। और 6 नंबर पृथ्वी है, 5 जी नंबर सर। अग्नि है, तो तीनों मिल गया। जी सर। हाँ तो ठीक। जल और अग्नि दुश्मन हो गया, जी तो ये दुश्मन हो गया। और साथ ही साथ इस जल तत्व का स्वामी मंगल है, ये भी अग्नि हो गया। जी तो इस स्थिति में ये मूड में स्विंग देगा, गुस्सा देगा, तुरंत अपने आप से जातक इनकी काफी सोचे, लड़ाई रहेगी। हाँ, अकेलापन पसंद होगा, और जैसा जातक सोचेगा उसके अपोजिट भी रिएक्ट कर देगा। इतना जो आपने समझा, इसमें बताइए मैच हो रहा है या नहीं। जी सर हो रहा है। कहीं कोई ऐसा पॉइंट आपको लगा हो जो नहीं है वो भी बताइए। नहीं सर है। ठीक है, अब यहाँ पे चंद्र पे जब आएंगे तो चंद्र भी 6 नंबर राशि में है, तो द्विस्वभाव में। और वैसे यहाँ जब हम प्रिडिक्शन देखेंगे ना, तो चंद्र प्लूटो से, यूरेनस से, दोनों से प्रभावित है, तो वो थोड़ा सा और आगे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा इसी में। दोनों को हम करेंगे उसके बाद भी, चूंकि आप लोग अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जाके अल्टीमेटली रिजल्ट वहीं पहुंचाएगा कि इनको मूड स्विंग और गुस्से वाली स्थिति रहेगी। क्लियर है? जी सर। तो ये नेचर हमें समझना है। राशि क्या है? इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट का इफेक्ट आएगा। जलीय इन्वायरमेंट होगा तो जल जैसा, पृथ्वी तत्व होगा तो उसके जैसा, अग्नि तत्व होगा तो उसके जैसा। जी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आप सभी लोगों को ये चार्ट दिख रहा है? यस सर। मेष लग्न की इनकी कुंडली बन रही है। बिल्कुल। चलिए फिर यही हमें देखना है। मेष लग्न अग्नि तत्व, मेष राशि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, अग्नि तत्व है, इसका स्वामी मंगल होता है। जातक तुरंत डिसीजन लेगा, काम जल्दी करना चाहेगा, उसमें मूर्खता भी करेगा, जल्दी करेगा, मूर्खता। मंगल सेनापति होता है, यानी वो नेचर उसमें आएगा, कॉन्फिडेंस भी पूरा रहेगा, जोश और जुनून। अग्नि तत्व है तो गुस्सा भी रहेगा। ये हो गया 1 नंबर राशि की विशेषता। अब इसका स्वामी हम देखेंगे मंगल कहाँ है, तो मंगल है 3 नंबर राशि में, यानी मिथुन में। ठीक है, मिथुन क्या है? वायु तत्व है और द्विस्वभाव है। तो वायु तत्व होगा तो क्या होगा?
कनेक्टिविटी, कल्पनाशीलता, जातक ज्यादा सोचेगा, कल्पना करेगा। वायु तत्व है तो लोगों से कनेक्टिविटी भी देगा। और ये द्विस्वभाव हो गया, यानी आगे और पीछे। अब यहां से समझिएगा, ये चर है, जो मेष राशि है ये चर है और ये द्विस्वभाव है। तो ये दोनों मिल गए, यानी हड़बड़ाहट कहिए या बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की जल्दबाजी कहिए, ये प्रवृत्ति इनमें बढ़ जाएगी। लग्न के सबलॉर्ड को देखेंगे तो सूर्य है, और सूर्य भी इस द्विस्वभाव में और वायु तत्व में है। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट इनका निकलेगा, जातक जल्दी में, जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहेगा, निर्णय लेगा भी और उसमें गलती भी होगी, यानी उनको उसकी हानि भी उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ लग्न का स्वामी और लग्न का सबलॉर्ड ये वायु तत्व राशि में है, तो कनेक्टिविटी भी बनेगा, आइडियाज भी आएगा, लेकिन चर और द्विस्वभाव का मेल हो जाने के कारण बहुत कम ही प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, आप राइट लोगों सर। को समझ में आया? जी सर। अब निशान जी बताइए, सही है? यस सर, यही है। चलिए अब चंद्र से भी देख लेते हैं। चंद्र किस में है? इनका वृष राशि में है, जो पृथ्वी तत्व है और स्थिर स्वभाव है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करेगा, यानी ये भी यदि चर राशि में होता तो फिर तो पूछना ही नहीं था, क्योंकि 40% इसका भी रिजल्ट आएगा। तो ये भी स्थिति यानी स्थिरता का, पृथ्वी तत्व का, ये भी इनके मनोभाव पर आपको मिलेगा। या ऐसे कहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो इसका भी इफेक्ट इन पे अस्थायी तौर पे आते जाएगा, तो ये भी दिखेगा। कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, जी सर। तो ये 12 राशियां हो गई। अब क्या कॉन्सेप्ट हम चालू करें? भाव आएगा ना सर, भाव। हाँ, अब तक जो आपने 12 राशियों के बारे में पढ़ा है, उस 12 राशियों को उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, समझ रहे हैं ना? यानी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे तत्व के आधार पे करेंगे, एलिमेंट के आधार पे, तो आपको अग्नि तत्व राशि मिलेगी, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो अग्नि यानी फायर एलिमेंट, ठीक है, अग्नि तत्व ही लिख दिए हैं। अग्नि तत्व की बात करेंगे तो अग्नि तत्व राशि में क्या क्या आएगा? नंबर से इसको याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा। 1, 5, 9। 5, 9, यानी 12 राशियों का आपने कंप्लीट पढ़ा ही है, उसी में से हमको निकाल लेना है सब अलग अलग। अग्नि तत्व के बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट में क्या क्या हो जाएगा? 2, 6, 10। 2, 6, 10। वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। 3, 7, एयर एलिमेंट में क्या क्या हो जाएगा? 3, 7, 11। 3, 7, 11। और इसके बाद क्या आएगा? 4 8 12। हाँ, वाटर एलिमेंट। तो इसमें हो जाएगा 4, 4 8 12। 8, 12। ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। तो ये किसके आधार पे हुआ? तत्व के आधार पे हुआ। प्रिडिक्शन में इसका यूज मिलेगा। अब वैसे भी आपके पास नॉलेज है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि ये हेल्प करेगा क्लाइंट के नेचर को जानने में, और उसके अकॉर्डिंग जो आप रेमेडीज बताएंगे, जो भी करेंगे, वो आपके लिए काफी बेनिफिटेड होगा। उस आधार पे आप करेंगे, तो जब आपके पास नॉलेज है आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं।
अब है स्वभाव के आधार पे। स्वभाव यानी चर राशि की बात करें, इसमें कौन कौन सा होगा? 1, 4, 7, 7, 10 10। होगा। स्थिर राशि की बात करें यानी स्टैटिक, तो ये क्या होगा? 2, 2, 5, 5 8, 8 11 11। और द्विस्वभाव की बात करें, हम एक हिंदी एक इंग्लिश लिख दे रहे हैं, यही होता है। चलिए ठीक है। 3, 6, 9, 12 नंबर से याद करेंगे, आसान रहेगा। नाम से क्या होता है, कई बार बड़ा होता है या कंफ्यूजन हो जाती है। राशियों का क्रम आप लोगों को याद है ना? हाँ सर। क्रम एक बार से फिर से वीडियो देखिएगा तो ध्यान हो जाएगा। यहाँ से मेष से स्टार्ट होता है, साउथ इंडियन चार्ट से देखेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 2, 4, 5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और वैसे ही उसको नंबर से हम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यानी एलिमेंट के आधार पे 4 कैटेगरी हुआ, नेचर के आधार पे 3 कैटेगरी हुआ। अब मेल और फीमेल यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन राशि को हम रखा जाए। मैस्कुलिन तो बताइए, एक एक करके चलते चले जाइए, यानी 1 मैस्कुलिन होगा तो फिर 3 भी मैस्कुलिन होगा, 5, 7, 9, 11। फेमिनिन की बात करें तो ये क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 12 10, 12। इसमें थोड़ा सा एक जगह मिलेगा, वो आगे बताऊंगा। एक जगह आपको आएगा ऐसा जहां पे थोड़ा इसका क्रक्स समझिए, यानी अभी सामान्य रूप में यहीं पे समझ लीजिए। सामान्यतः ये समझिए, जो ऑड नंबर वाली राशियां हैं वो पुरुष हैं और जो इवन है वो स्त्री हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। वर्ण के आधार पे भी राशियों का डिवीजन होता है, लेकिन वो उतना अभी उसकी जरूरत नहीं है। वर्ण समझ रहे हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विप्र, उस आधार पे भी। वैसे बता देता हूं लेकिन उसका यूज होता नहीं है। भाई क्षत्रिय में देखिए क्या होगा, 1, उसके बाद 5, 4 है ना, तो 9 तक हो जाएगा। 1, 4, 5, 9। और क्षत्रिय के बाद क्या आता है? वैश्य, SHY, वैश्य। वैश्य में क्या होगा? 2, 6 6, 10। जो वहां पे एलिमेंट में है ना वहीं रिपीट हो जाएगा। शूद्र 3, 7, 11। फिर होता है विप्र, इसमें क्या हो जाएगा? 4, 8, 12। ये लास्ट समझ में में आ गया? ब्राह्मण है? क्या हुआ? लास्ट में ब्राह्मण है? विप्र को ही ब्राह्मण बोलते हैं। ओके सर। नक्षत्र में भी ये फेमिन और मैस्कुलिन क्लासिफिकेशन होता है क्या? है, लेकिन ये सब का जानते हैं, इसका यूज नहीं है, क्योंकि हमें अब नक्षत्रों का हम क्या करते हैं, उसके प्लेनेट से ही पढ़ लेते हैं ना, स्टार लॉर्ड से, और जैसे जो सिग्निफिकेशन है वो आएगा। सर ये गण का क्या होता है, जो गण निकालते हैं? वो वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः काम आता है और साथ अच्छा। में कुंडली मिलान वाले सेक्शन में काम आता है। ओके।
तो चूंकि कुंडली मिलान जो राशि, मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नाड़ी दोष के अलावा नाड़ी दोष को देखना चाहिए, और बाकी का मिलान जैसे देखेंगे तो उस आधार पे जाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि नाड़ी दोष देखने के बाद आप दोनों ही कुंडलियों का विश्लेषण करें सर्टेन पॉइंट्स पे। सर्टेन पॉइंट्स में क्या आएगा, दोनों का चंद्रमा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दोनों का आयु, दीर्घायु, मध्य आयु, जो भी दिख रहा है, साथ ही साथ संतान, दोनों का नेचर, आर्थिक स्थिति, ये सब बातें इस आधार पे आप प्रिडिक्शन करते हुए मैच करें। ये मैच हो गया तो फिर गुण कम मिले ज्यादा मिले वो मायने नहीं रखता है। जब तक पूरा थ्रोली विश्लेषण आप नहीं करेंगे तब तक समस्या आ जाएगी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वैसे ही करता हूं। बाकी आप लोग भी मिलाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो पता चलता चला जाएगा। एक गुण से लेके सब कुछ मिले ही पता चले कि लड़के के पास पैसे ही ना हो। अब लड़की कितनी भी संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो, और जो बेसिक नीड पूरा ही ना हो, तो बताइए कितने दिन तक संस्कार चलेगा? सीधी सी बात है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, जो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कुंडली मिलान का, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उस आधार पे भी आप देखेंगे। मतलब अब तक तो मुझे रिजल्ट अच्छे ही मिले हैं, जिस आधार पे मतलब जो भी लोगों का। और साथ ही साथ जहाँ पे मैं रहता हूँ तो बहुत से लोग शादी में भी लेके चले जाते हैं। शादी में वो विवाह नहीं तय होता है, थोड़ा यहाँ चल रहे हैं, चलिए देख लिया जाए, तो उस अकॉर्डिंग भी कई जगह पे अब तक जा चुका हूँ। और वही मेरा अपना सेम जो विश्लेषण का तरीका है वैसे ही करता हूँ। अब तक तो स्थितियां ठीक ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि तुरंत ही दो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे संतान वाला है और धन वाला है, ये तुरंत ही आपको दिख ही जाएगा शादी के बाद। अब कुछ भी उल्टा सीधा आपने बता दिया हो, कहाँ भाग के जाइएगा? नहीं, सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए किसी भी काम का। तो और बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें? जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो राशियों का क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन, नॉर्दर्न एंड साउदर्न साइन, फिर ये तत्व वाला तो आप पढ़ ही लिए हैं, और फिर ये भी आप पढ़ लिए हैं जो मूवेबल है, फिक्स्ड है। साथ में आपको म्यूट साइन के बारे में मिलेगा, फ्रूटफुल साइन के बारे में मिलेगा, बैरन साइन के बारे में मिलेगा, ह्यूमन साइन मिलेगा, वॉइस साइन मिलेगा। वो कम्प्लीटली अलग है। अब तक यहाँ वैदिक का पार्ट था, इसलिए मैंने इसमें उसको नहीं मिलाया है, इंक्लूड नहीं किया है। उसका हम अलग कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है।